साथियों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न करेंगे और इसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी सत्य और असत्य बताने के साथ कारण भी हमें बताना है। तो यहाँ देखो, पहला प्रश्न है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये जो हमारा कथन है वो सत्य है। अब सत्य क्यों है तो इसको समझो। देखो, हम जानते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं होती है उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याएं सम्मिलित होती है ना। तो अगर कोई पूछे कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, तो हमारा ये कथन सत्य होगा। क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, तो भी हमारा कथन क्या होगा, सत्य होगा। लेकिन अगर ऐसा पूछ ले कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो ये कथन असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी आती है। तो हम प्रत्येक संख्या को ऐसा नहीं कह सकते कि वो परिमेय ही होगी। बात समझ में आई? तो ये जो हमारा कथन है वो सत्य होगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों ही संख्याएं आती है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों ही संख्याएं होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो देखो, ये कथन जो है हमारा असत्य है। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये कथन जो है असत्य? तो देखो, यहाँ पर ये कह रहा है कि √m का रूप है कौन? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, है ना। और m यहाँ क्या है? m एक प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी अगर इस रूट के अंदर में 1 रखता हूँ तो मुझे 1 मिलेगा, √2 रखता हूँ तो मुझे 1.141 ऐसा एक मान, अपरिमेय मान मिलेगा, है ना। √3 का भी कोई मान मिलेगा। √4 का मान कितना होता है? 2 होता है, हम सब जानते हैं। √9 का मान कितना होता है? 3 होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ हमें रूट के अंदर जो भी मैं प्राकृत संख्या रख रहा हूँ तो मुझे सारे जो मान हैं वो कैसे मिल रहे हैं? धनात्मक मिल रहे हैं। एक भी मान जो है मुझे ऋणात्मक नहीं मिल रहा है। जबकि संख्या रेखा में क्या होता है? संख्या रेखा में बीच में 0 होता है, इस तरफ सारी धनात्मक संख्याएं होती है, इस तरफ सारी ऋणात्मक संख्याएं होती है। तो रूट और m जहाँ प्राकृत संख्या है रखने पर मुझे कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं मिल रही है। इसका मतलब संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं होता है ना। यहाँ पर प्रत्येक बिंदु की बात कर रहा है, जबकि हमारे पास कुछ ऐसे भी बिंदु है जिनके मान कैसे हैं? ऋणात्मक है। अब वो तो मुझे मिल ही नहीं रहे। बात समझ में आई? इसलिए ये जो कथन है हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब इसका कारण देखो, कारण हो जाएगा क्योंकि किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल, है ना। ये जो प्राकृत संख्या है उसका हम क्या ले रहे हैं? वर्गमूल ले रहे हैं ना। तो प्राकृत संख्या का वर्गमूल के मान, इनके जो मान हैं वो ऋणात्मक नहीं होते, हैं। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ का की जगह के कर देना, है ना। क्योंकि किसी भी प्राकृत संख्या के वर्गमूल के मान ऋणात्मक नहीं होते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखो, हमने सबसे पहला ही प्रश्न समझा था, अब ये इसका उल्टा पूछ रहा है। ये कह रहा है क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है क्या? तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, है ना। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। ठीक है। लेकिन कथन क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या केवल अपरिमेय ही होगी क्या, है ना। इसलिए ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो उत्तर आएगा असत्य, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या
परिमेय या अपरिमेय हो सकती है। प्रश्न संख्या 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। अब क्यों, इसको समझो। ठीक है, इसका उत्तर नहीं क्यों है? इसका कारण ये है, धनात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया प्राकृत संख्या, यानी जो वे संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है ना। और अगर मैं उनका वर्गमूल लेता हूं तो क्या मुझे सिर्फ अपरिमेय संख्या मिलेगी? मुझे परिमेय संख्या भी उसमें मिलेगी। कैसे? अब इसको समझो। जैसे अगर मैं 1 लेता हूँ रूट के अंदर, यानी 1 का वर्गमूल लेता हूँ, तो मेरा उत्तर कितना आता है? 1। ये 1 क्या है? परिमेय संख्या है ना। रूट 2 लेता हूँ तो मेरा उत्तर क्या आएगा? 1.141, और ये मान लगातार चलता रहेगा। ये कैसी संख्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है ना। इसी प्रकार अगर मैं रूट 4 यानी 4 का वर्गमूल लेता हूँ तो मेरा उत्तर क्या आता है? 2। वापस ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब देखो, आप प्रश्न पढ़ो ध्यान से, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या? देखो, कुछ परिमेय हो रहे हैं और कुछ अपरिमेय हो रहे हैं। आई बात समझ में? इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? नहीं। अब प्रश्न आगे क्या आ रहा है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है ना। तो वो उदाहरण क्या है? वो उदाहरण हो जाएगा, उदाहरण रूट 4। क्या हो जाएगा? रूट 4, क्योंकि रूट 4 का मान कितना होता है? 2 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है ना। यहाँ आगे लिख दो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब हम इसका कारण भी लिख देते हैं, है ना। क्या कारण है कि इसका उत्तर नहीं है? तो इसका उत्तर है क्योंकि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल का मान परिमेय या अपरिमेय हो सकता है, यानी परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। प्रश्न संख्या 3 है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी अब जो है, हमें संख्या रेखा पर रूट 5 का स्थान बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक समकोण त्रिभुज की सहायता लेंगे, है ना। देखो, समकोण त्रिभुज के अंदर हम जानते हैं कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है उसे हम कर्ण कहते हैं। अगर ये कोण थीटा है ना, कोई कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और जो ये नीचे वाली भुजा है इसको हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। अब हमें संख्या रेखा पर किसको बताना है? रूट 5 को बताना है ना। तो हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय यानी बोधायन प्रमेय का सूत्र लगाएंगे और पहले ये पता करेंगे कि रूट 5 मुझे कैसे मिलेगा, है ना। तो बोधायन प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। ठीक है, अब मुझे कितना चाहिए? कर्ण रूट 5 चाहिए। तो इसके लिए अगर मैं आधार, है ना, यहाँ ध्यान देना, आधार अगर मैं 2 लेता हूँ और लंब अगर 1 लेता हूँ तो क्या मुझे रूट 5 मिलेगा या नहीं? पहले ये चेक करते हैं। तो आधार मैंने कितना लिया? 2 लिया। लंब कितना लिया? 1 लिया। चलो अब इसको सॉल्व करो। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 1 का वर्ग 1 ही होता है। 4 और 1 कितना हुआ? 5। और बराबर के इस तरफ क्या चल रहा है? कर्ण की घात 2 चल रहा है, यानी कर्ण का वर्ग चल रहा है। अब इस वर्ग को हम उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। तो वर्ग इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, और अंदर कितना है? 5, है ना। यानी अगर मुझे रूट 5 चाहिए तो आधार कितना होना चाहिए? 2 इकाई होना चाहिए, और लंब कितना होना चाहिए? 1 इकाई होना चाहिए। अब देखो, अब हम करते हैं संख्या रेखा पर रूट 5 का स्थान। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक सरल रेखा बनाएंगे। बन गई एक सरल रेखा। अब संख्या रेखा में हम जानते हैं कि बीच में 0 होता है। मैं इस तरफ 0 ले रहा हूँ। इधर भी संख्या रेखा अनंत की ओर जाती है और इधर भी संख्या रेखा जो है अनंत की ओर जाती है ना। अब हमें क्या करना है, अभी हमने आधार कितना लिया? 2 इकाई लिया, और लंब कितना लिया? 1 इकाई लिया। तो हम क्या करेंगे, एक एक इकाई के चाप काटेंगे।
तो मैं यहाँ पर प्रकार को थोड़ा खोल देता हूँ। अब जितना मैंने ये डिस्टेंस लिया है वो 1 इकाई होगा। कितना इकाई होगा? 1 इकाई होगा। तो मैं 0 से 1-1 इकाई के चाप काटूंगा। ये 1 इकाई हो गई, ये 2 इकाई, ये 3 इकाई और ये 4 इकाई, है ना। यानी ये 1-1 इकाई के चाप मैंने यहाँ पर लगाए हैं। ठीक है। अब आधार हमें कितना लेना है? आधार हमें 2 इकाई लेना है और लंब हमें कितना लेना है? 1 इकाई लेना है। तो मुझे क्या करना है? ये 1 इकाई और ये 2 इकाई। तो यहाँ पर जो ये बिंदु 2 है इसको मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट बी। ये मेरा क्या कौन सा पॉइंट हो जाएगा? बी पॉइंट हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय में जो लंब है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो पॉइंट बी से मैं 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा। कोण आप चंदे से या प्रकार से कैसे भी बना सकते हो। ठीक है। तो हमें क्या करना है? ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको पॉइंट बी पर रखना है और ये जो लाइनें हैं, है ना, इस लाइन को इस लाइन से मिलाकर फिर 90 डिग्री बनाना है। तो ये आपको थोड़ी सावधानी रखनी है यहाँ पर। तो ये देखो 90 डिग्री कहाँ है? ठीक ऊपर। इसको हम मिला देते हैं, ये बन गया 90 डिग्री का कोण, है ना। अब हमने लंब कितना इकाई लिया था? 1 इकाई का। तो अब यहाँ पर बी बिंदु से 1 इकाई का चाप काटेंगे। प्रकार हमें हिलाना नहीं है ना। ये हमारा हो गया 1 इकाई का चाप। ठीक है। अब ओ बिंदु यानी 0 बिंदु और ये जो हमें नया बिंदु मिला है इसको मैं सी नाम दे देता हूँ। अब ओ और सी को मिलाएंगे तो ये हमें कर्ण मिलेगा और कर्ण है उसका मान क्या आएगा? √5 आएगा। ये हमारा हो गया √5। अब संख्या रेखा पर हमें बताना है कि √5 कहाँ पर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रकार की नोक को 0 पर रखेंगे और सी तक इसको खोलेंगे क्योंकि ये लंबाई कितनी है? √5 की है। अब चाप काटेंगे संख्या रेखा पर। ठीक है। तो ये जो पॉइंट हमें मिला है यहाँ पर, ये कौन सा पॉइंट है? ये √5 है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको रचना करनी है। साथ में अगर आप पास में ये लिखना चाहो सूत्र, है ना, तो लिख सकते हो। प्रश्न संख्या 4 में आपको कक्षा के लिए क्रियाकलाप करना है, यानी कक्षा में बैठकर ये काम करना है। और करना क्या है? वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी है। ठीक है। अब ये वर्गमूल सर्पिल बनाते कैसे हैं तो इसको ध्यान से समझना। हम सबसे पहले एक पॉइंट ओ लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट ओ ले लेता हूँ। ठीक है। ये पॉइंट ओ ले लिया। अब इस ओ पॉइंट से हमें क्या करना है? √2 की रचना करनी है, √3 की रचना करनी है, √4, √5। इस प्रकार से इसी पॉइंट से रचना करते हुए हमें एक पूरा वर्गमूल सर्पिल बनाना है। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें इसके लिए जैसे मान लो ये पॉइंट ओ है, ठीक है, और ये पॉइंट P1 है। तो हमें O और P1 कितना डिस्टेंस लेना है? कितनी दूरी लेनी है? 1 इकाई की दूरी लेनी है। अब ये 1 इकाई की जो दूरी है वो हम किसकी सहायता से लेंगे? हम प्रकार की सहायता से लेंगे, है ना। जैसे मान लो ये मैंने प्रकार को खोल रखा है, ये जो दूरी है वो मैं कितनी मान रहा हूँ? 1 इकाई की दूरी मान रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम OP1 की रचना कर लेते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा बिंदु O है इससे मैं प्रकार से यहाँ पर एक दूरी का पॉइंट बना दिया। अब इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है। तो ये जो मैंने दूरी ली है वो कितनी इकाई की है? 1 इकाई की दूरी है और इसको मैं नाम दे देता हूँ P1। अब हमें क्या करना है? अब हमें P1 से, देखो ये कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। तो इस P1 बिंदु से 90 डिग्री का कोण की रचना करनी है, फिर 1 इकाई का चाप काटना है। तो पहले मैं 90 डिग्री का कोण बना लेता हूँ। 90 डिग्री का कोण आप प्रकार और चंदा दोनों से बना सकते हो। ठीक है। तो चंदे से बनाऊंगा तो थोड़ा आपके लिए ईजी रहेगा।
तो हम क्या करेंगे, इस बीच वाले पॉइंट को P1 पॉइंट पर रखेंगे और ये जो लाइन इधर जा रही है वो इस लाइन से मिलाएंगे। ठीक है, मिल गई लाइन। अब 90 डिग्री कहाँ है, ठीक ऊपर की ओर, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट बना देते हैं और अब हम 90 डिग्री के कोण की रचना करेंगे। ये बन गया हमारा 90 डिग्री, है ना। अब मुझे क्या करना है, ये 1 इकाई का यहाँ पर हमने डिस्टेंस लिया, तो यहाँ पर भी हमें 1 इकाई का डिस्टेंस लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रकार को पॉइंट P1 पर रखकर 1 इकाई का चाप काटेंगे। ध्यान रहे ये प्रकार का जो डिस्टेंस है वो हिले नहीं, है ना। प्रकार को पहले से टाइट करके रखना है, इतना सा आपको ध्यान रखना है इसमें। अब हम जहाँ पर ये पॉइंट कटा है ना, उसको हम क्या नाम देंगे, P2 नाम देंगे और O और P2 को हम मिलाएंगे। ठीक है, अब जो हमें ये कर्ण मिला, ठीक है, वो कितना है, √2 है, तो ये हमें मिल गया √2। अब हमें बनाना है √3। तो √3 बनाने के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज चाहिए। आधार हमारा कितना होना चाहिए, √2 होना चाहिए। लंब कितना होना चाहिए, 1 इकाई का होना चाहिए। ठीक है, और ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो देखो √2 तो हमें पहले से मिल गया, है ना, ये हमारा आधार हो गया। आधार और इस पॉइंट से, यानी ये जो हमने P2 पॉइंट, इसको मैं P2 पॉइंट मान लेता हूँ। पॉइंट P2 से हमें कितने डिग्री कोण की रचना करनी है, 90 डिग्री के कोण की रचना करनी है। तो पहले मैं 90 डिग्री का कोण बना लेता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, ये चंदे की जो बीच वाली पॉइंट है इसको P2 पॉइंट पर रखना है और ये जो लाइन इधर जा रही है इसको इस लाइन से मिलाना है, तभी तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 90 डिग्री का पॉइंट लगाना है और इस पॉइंट को इस P2 पॉइंट से मिलाना है। ऐसा करने पर क्या होगा, हमें 90 डिग्री का कोण मिलेगा। ठीक है, लेकिन लंब हमें कितना चाहिए, लंब जो है हमें 1 इकाई का चाहिए। यहाँ पर देखो लंब कितना है, 1 इकाई का, तो हम प्रकार से 1 इकाई का चाप काटेंगे। तो हमें क्या करना है, पॉइंट P2 पर प्रकार की नोक रखनी है और 1 इकाई का चाप काटना है। जहाँ चाप कटेगा उसे हम क्या नाम देंगे, P3 नाम देंगे। अब जैसे ही हम बिंदु O और P3 को मिलाएंगे हमें √3 मिल जाएगा। तो अब हमें इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है और ये हमें कितना मिल गया, √3 मिल गया। अब हमें बनाना है √4। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, आधार √3 लेना है। √3 हमारे पास आ गया। ठीक है, और आधार से 90 डिग्री का कोण बनाकर कितना चाप काटना है, 1 इकाई का चाप काटना है। तो मुझे कर्ण कितना मिलेगा, √4 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट P3 से 90 डिग्री के कोण की रचना करेंगे। इस पॉइंट को हमें P3 पॉइंट से मिलाना है। अब ये जो लंब है कितने इकाई का चाप काटना है, 1 इकाई का चाप काटना है। तो पॉइंट 3 से ये हमने 1 इकाई का चाप काटा, तो जो पॉइंट हमें मिलेगा उसे हम P4 नाम देंगे। अब बिंदु P4 और O को हमें मिलाना है। ठीक है, तो ये जो कर्ण हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, √4 मिलेगा। अब हमें √5 बनाना है। तो देखो हमें क्या करना है, √5 बनाने के लिए आधार कितना लेना है, √4। ठीक है, और लंब कितना लेना है, 1, और यहाँ 90 डिग्री के कोण की रचना करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे हम आधार मानेंगे और पॉइंट P4 से 90 डिग्री के कोण की रचना करेंगे। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि हमें हर बार यही काम करना है और ऐसा जब हम करते रहेंगे तो हमें पूरा एक वृत्त मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा, है ना। इसी को हम वर्गमूल सर्पिल कहेंगे। इस पॉइंट को और P4 पॉइंट को हम मिलाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1 इकाई का चाप काटना है। तो हम प्रकार की नोक को जो है P4 पर रखेंगे और एक चाप काटेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ये जो जहाँ चाप कटा है इसे हम P5 नाम देंगे। ठीक है,
इस पॉइंट को हमें ओ पॉइंट से मिलाना है। ये हमें क्या मिल जाएगा, √5 मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमें √5, √6, √7, √8 ऐसे कंटिन्यू मिलता जाएगा और पूरा एक सर्पिल बनेगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, वर्गमूल सर्पिल कहेंगे। ठीक है, और ये जो हमने यहाँ पर दूरियां ली वो कितनी ली, 1 इकाई की सब जगह पर। समझ आया? तो देखो यहाँ प्रश्न में जो ये नीचे वाली 2 लाइन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इस प्रकार आप बिंदु O, P1, P2, P3 डॉट 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 Pn यानी लगातार ऐसे बिंदु आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, प्राप्त कर लेंगे और उन्हें मिलाकर √2, √3, √4 डॉट 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 यानी फिर √5, √6, √7 को दर्शाने वाला एक सुंदर सर्पिल प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न पूरा समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक तो आपको करना ही करना है। साथ में मैं 3 महीने के अंदर अंदर क्लास 9th का पूरा कोर्स अपलोड कर दूंगा, तो आप प्लेलिस्ट चेक करते रहना, वहाँ पर आपको सारी की सारी वीडियो मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।